हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा। वेलकम टू मॉम्स फूड स्टूडियो। आज हम बनाएंगे बेसिक वैनिला स्पॉन्ज केक। आज की रेसिपी बहुत खास होने वाली है क्योंकि पहली चीज, स्पॉन्ज केक बनाने के लिए मैंने आटे का यूज किया है, मैदे का यूज नहीं किया है। पर अगर आपको मैदे का यूज करना है तो मैंने बताया है कैसे कर सकते हैं और मैंने बेकिंग की सारी टेक्निकलिटीज एक्सप्लेन की हैं। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपका एक परफेक्ट आटा केक बनके तैयार हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जानते हैं केक के बारे में कुछ बातें। केक वर्ड डिराइव होता है फ्रॉम द वर्ड काका। अकॉर्डिंग टू फूड हिस्टोरियंस कहा जाता है सबसे पहले केक बने थे एंशिएंट इजिप्ट में। एंशिएंट रोम में जो बेसिक ब्रेड डो होता था उसको एनरिच किया जाता था अंडों के साथ, बटर के साथ और हनी के साथ, और कुछ कुछ केक जैसा बनके तैयार होता था। अब चलते हैं केक बनाने की तरफ, पर सीक्वेंशियली इस वीडियो में मेरे बाकी वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहाँ पर मैंने इंग्रेडिएंट्स दिखाए नहीं हैं क्योंकि मुझे आपको सिखाना है केक बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स को मेजर कैसे करना होता है। तो चलिए लेट्स बेक अ केक। वैनिला स्पॉन्ज केक बनाने के लिए शुरुआत करते हैं हमारे मोल्ड को प्रिपेयर करने से। मैंने यहाँ पर 6 बाय 2 इंचेस का मोल्ड लिया है। हम लोग हाफ केजी का केक बनाएंगे। और अब मोल्ड को प्रिपेयर करने के दो तरीके होते हैं, वन बाय यूजिंग अ पार्चमेंट पेपर और सेकंड, अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो आप ऑयल और आटा लगा के भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बनाना बताती हूँ। एक मोल्ड में थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ऑयल की जगह पर आप बटर या घी का भी यूज कर सकते हैं। हल्का सा उसको स्प्रेड कर देंगे और उसके ऊपर पार्चमेंट पेपर रखेंगे। यहाँ पर मैंने एक सर्कुलर 6 इंचेस डायमीटर का पार्चमेंट पेपर कट कर लिया है। ऑयल हमने इसीलिए लगाया है ताकि पार्चमेंट पेपर स्टिक हो जाए। और अब इसके एजेस पे भी पार्चमेंट पेपर लगाना है, तो मैं हल्का सा ऑयल एजेस पर भी लगा लेती हूँ। और अब लगाएंगे पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर अच्छे से लग गया है। अब दूसरे मेथड से टिन को प्रिपेयर करते हैं। मैंने एक दूसरा टिन लिया है। इसमें हम ऑयल, बटर या घी की ग्रीसिंग कर देंगे हर तरफ से। स्पेशली एजेस का ध्यान रखिएगा क्योंकि एजेस से केक चिपक जाता है। टिन को ग्रीस करना या पार्चमेंट पेपर से लाइन अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज केक हमारा चिपक जाता है और जब हम उसको निकालते हैं तो केक टूट सकता है। इसलिए हमेशा अपनी टिन को ग्रीस कीजिए या पार्चमेंट पेपर से लाइन अप कीजिए। ऑयल मैंने लगा दिया है। अब क्योंकि हम आटा केक बना रहे हैं तो मैं इसमें थोड़ा सा आटा डालूंगी। आप आटे की जगह मैदा भी डाल सकते हैं। अब हमें आटे को अच्छे से स्प्रेड करना है ताकि ये सारे कॉर्नर्स कवर कर ले। एक्स्ट्रा आटे को रिमूव कर देंगे। यहाँ पे सेकेंड मेथड से हमारी टिन प्रिपेयर हो गई है। नेक्स्ट स्टेप, हमें अपने ओवन को या माइक्रोवेव कन्वेक्शन को प्री हीट करना है फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स एट अ टेम्परेचर ऑफ 170 डिग्री सेंटीग्रेड। अब चलते हैं हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे मेरे पास है आटा। अब हम जब भी बेकिंग करते हैं तो हमें इंग्रेडिएंट्स मेजर करने के दो मेथड होते हैं, वन बाय वॉल्यूम जिसके लिए हम कप्स का यूज करते हैं एंड सेकंड बाय वेट जिसके लिए हम एक वेइंग स्केल का यूज करते हैं। मैं आपको दोनों मेथड से वे करके दिखाती हूँ जिससे इन दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपके पास जो भी मेजर अवेलेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं इंग्रेडिएंट्स को मेजर करने के लिए। तो हमें चाहिए 1/3 कप आटा। आपको जब भी आटा लेना है, मैदा लेना है या कोई और फ्लावर, चीनी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी लेना है तो उसके लिए कप को बहुत अच्छे से भर लीजिए। उसके बाद अपनी फिंगर से इसको लेवल कर दीजिए।
कभी भी इसको इस तरह से करके सेटल नहीं कीजिएगा। देखिए अगर मैं इसको सेटल करती हूँ तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिससे हमारा मेजरमेंट गड़बड़ हो जाएगा। इसमें डालेंगे 1/8 टीस्पून नमक। हम लोग आटा केक बना रहे हैं, सेम तरह से आप मैदे में भी बना सकते हैं, सेम मेजरमेंट के साथ, या फिर 50-50 भी बना सकते हैं। आधा आटा ले लीजिए, आधा मैदा ले लीजिए। और आप देख सकते हैं जो हमारा 1/3 कप आटा था उसका वेट सिर्फ 39 ग्राम्स आया है। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें हमारे आटे को छानना होगा। छानने के लिए मैंने यहाँ पे एक छलनी ले ली है। उससे पहले मैं आटे और नमक को एक बार अच्छे से मिक्स कर लूंगी। सेम रेसिपी यूज करके आप चॉकलेट केक भी बना सकते हैं। सेम मेजरमेंट ऑफ आटे के लिए आप 1.5 चम्मच आटा निकाल के उसमें 1.5 चम्मच कोको पाउडर ऐड कर दीजिए, तो आपको चॉकलेट केक मिल जाएगा। अब क्योंकि हम आटा केक बना रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको 3 बार छानेंगे। अगर आप ये रेसिपी यूज करके मैदा केक बनाते हैं तो आप इसको सिर्फ एक ही बार छानिएगा। छानना एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, उससे आटे में प्रेजेंट लम्प्स रिमूव हो जाते हैं और आटे को एक एरेशन मिलता है। अब क्योंकि हमने आटा यूज किया है इसीलिए 3 बार छाना है। मैदा काफी फाइन होता है तो उसको 3 बार छानने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार में ही काम हो जाता है। 3rd टाइम छानने से पहले 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी ऐड कर लेंगे। बेकिंग पाउडर एक लेवनिंग एजेंट है। लेवनिंग एजेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे बैटर को या डो को एक्सपैंड करने में हेल्प करते हैं बाय रिलीजिंग एयर मॉलिक्यूल्स और गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमारा केक का एक पोरस स्ट्रक्चर बनता है या जो केक में एक जाल बनता है उसके लिए लेवनिंग एजेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेवनिंग एजेंट में बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और ईस्ट होता है। एंड केक मेकिंग के लिए मोस्टली हम लोग बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। बेकिंग सोडा रिएक्ट करता है जब भी हम उसे एक एसिड के साथ मिलाते हैं। इस रेसिपी में चूंकि हमने एग्स यूज किए हैं तो हमने बेकिंग सोडा का नहीं इस्तेमाल किया है, हमने सिर्फ बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। बेकिंग पाउडर बनता है बेकिंग सोडा प्लस क्रीम ऑफ टार्टर या एल्यूमिनियम सल्फेट से। अब बेकिंग पाउडर रिएक्ट कैसे करता है? बेकिंग पाउडर जब वेट इंग्रेडिएंट्स में मिलता है तो वो गैसेस रिलीज करनी शुरू कर देता है। कुछ गैसेस वो रिलीज करता है रूम टेम्परेचर पर ही और मैक्सिमम रिएक्शन देता है हीट मिलने पर या जब उसे केक को बेक कर रहे होते हैं तब। बेकिंग पाउडर मोस्टली हर एक केक की रेसिपी में यूज होता ही होता है। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। कर देंगे अच्छे से मिक्स और फिर छानेंगे। हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। अब चलते हैं वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ। वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 अंडे। इनको मैं एक बड़े बोल में डाल रही हूं और एक एग योक। एग व्हाइट इसका रिमूव कर दिया है। मैंने वेइंग स्केल को टेयर करके 0 पे कर लिया है। अब इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी। यहाँ पे मैंने 7 चम्मच पिसी हुई चीनी ली है या हाफ कप से 1 चम्मच कम है कप मेजरमेंट में। और देखते हैं इसका वेट कितना आता है। ये लगभग 70 ग्राम या 69 ग्राम टू बी प्रिसाइज इन वेट है। अब हमें इस मिक्सचर को बीट करना होगा। बीट करने के लिए मैं इलेक्ट्रिक विस्क का यूज कर रही हूँ। आप इसकी जगह स्टैंड मिक्सर का भी यूज कर सकते हैं या हैंड विस्क का भी यूज कर सकते हैं। हैंड विस्क से थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा बीट करने में, लेकिन डेफिनेटली आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। पर आप इस काम के लिए मिक्सर ग्राइंडर या ब्लेंडर का यूज नहीं कीजिएगा क्योंकि उसमें हीट प्रोड्यूस होती है और यहाँ पे हीट अगर ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो ये मिक्सचर फट सकता है। शुरुआत करेंगे कम स्पीड पे विस्क करने से एंड आफ्टर अबाउट 5 to 10 seconds once this mixture sugar and eggs are mixed हम मैक्सिमम स्पीड पे विस्क करेंगे।
मैंने लगभग 3 मिनट्स के लिए विस्क किया है हाई स्पीड पे। हमें यहाँ पे रिबन लाइक कंसिस्टेंसी चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? अब देखिए, जब मैं इस मिक्सचर को इस तरह से गिरा रही हूँ तो ये थोड़े थोड़े रिबन्स टाइप बन रहे हैं। अगर ये बन रहे हैं दैट मीन्स हमें राइट कंसिस्टेंसी मिल गई है। अब इसमें मिलाएंगे ऑयल। हमें यहाँ पे 1/8 कप ऑयल मिलाना है। कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर ऑयल मिला सकते हैं। मैं यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल का यूज कर रही हूँ। एडेड ऑयल का वेट लगभग 24 ग्राम्स है। इस रेसिपी में आप ऑयल की जगह मेल्टेड बटर का भी यूज कर सकते हैं सेम क्वांटिटी में। अब बात आती है ऑयल यूज करना चाहिए या बटर। ऑयल हमारे केक को एक मॉइस्टनेस, टेंडरनेस प्रोवाइड करता है, जबकि बटर, हम सभी बटर के फैन हैं। हम सभी जानते हैं बटर का कितना अच्छा फ्लेवर होता है। सो इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। आपकी अपनी चॉइस है। आपको ऑयल ज्यादा पसंद आता है, आपको केक का रिच फ्लेवर, मॉइस्ट फ्लेवर चाहिए, या आपको एक बहुत ही फ्लेवरफुल टेस्ट चाहिए केक में, तो बटर यूज कर लीजिए। तो चलिए वापस अपने वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। अब इसको एक बार विस्क कर लेंगे। सिर्फ 15 से 20 सेकेंड्स के लिए विस्क करना है ऑन अ लो टू मीडियम स्पीड, सो दैट ऑयल हमारे एग और शुगर के मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मिलाएंगे 1 टीस्पून वैनिला एक्सट्रैक्ट। वैनिला एक्सट्रैक्ट अगर नहीं है तो वैनिला एसेंस भी मिला सकते हैं, या प्योर वैनिला बीन्स का भी यूज कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप 2 से 3 इलायची का पाउडर भी मिला सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। वैनिला एक्सट्रैक्ट को इस स्टेज पर ही मिलाइएगा, पहले नहीं मिलाइएगा, क्योंकि जब हम बीट कर रहे होते हैं कई बार वैनिला एक्सट्रैक्ट का फ्लेवर खराब हो जाता है। अब मैं इसको एक हैंड विस्क की हेल्प से मिक्स कर दूंगी। ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, नहीं तो हमारे जितने भी बबल्स फॉर्म हुए हैं ये रिलीज हो जाएंगे और हमारा केक अच्छा नहीं बनेगा। हमारे वेट एंड ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। अब हमें वेट इंग्रेडिएंट्स के अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाने हैं। हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स 3 बैचेस में मिलाएंगे। तो आप सबसे पहले 1/3 मिक्सचर को ही मिलाइए और इसको मिक्स करने के लिए यूज करेंगे कट एंड फोल्ड मेथड का। यहाँ पे एक कट लगाया और ऐसे करके फोल्ड किया। ये मेथड इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, इससे एयर बबल्स इंटैक्ट रहते हैं और बैटर अच्छे से मिक्स हो जाता है। आप सोच रहे होंगे हम वेट इंग्रेडिएंट्स में ड्राई इंग्रेडिएंट्स ही क्यों मिला रहे हैं, उल्टा क्यों नहीं कर रहे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में अगर वेट इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तो कई बार इतना ज्यादा मिक्स करना पड़ता है लम्प्स हटाने के लिए कि उसमें हमारी लिवनिंग एजेंट्स रिएक्ट होने लगते हैं और एग से जो हमें एयर बबल्स मिले हैं ये भी एस्केप कर जाते हैं एंड फाइनली जो डिजायर्ड केक की फ्लफीनेस है वो अचीव नहीं होती। ओवर मिक्सिंग भी नहीं करनी है फॉर द सेम रीजन एज आई एक्सप्लेन्ड। हमारा केक बैटर रेडी है। अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे हमारी प्रिपेयर्ड टिन में। इस स्टेप में अगर आपको केक में कुछ ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, टूटी फ्रूटी डालनी है, चोको चंक्स डालने हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमने टिन को 2 तरह से सेट किया था, उसमें से मैं पार्चमेंट पेपर वाली टिन का यूज कर रही हूँ। अब हम टिन को 3 से 4 बार टैप करेंगे ताकि एक्सेस एयर बबल्स रिलीज हो जाएं और केक को बेक करेंगे इन अ प्री हीटेड ओवन एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अबाउट 25 मिनट्स। आपको 3-4 मिनट ऊपर या नीचे भी लग सकती हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके ओवन पर। इतना केक हमारा बेक हो रहा है, करते हैं बेकिंग के बारे में कुछ टेक्निकल बातें। जब हम अपने केक बैटर को ओवन में रखते हैं बेक होने के लिए तो 3 फेजेस में बेकिंग होती है। पहला होता है एक्सपेंशन, देन सेटिंग एंड ब्राउनिंग।
एक्सपेंशन में जो हमारे लेवनिंग एजेंट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जिससे केक फूलने लगता है। सेकंड, सेटिंग प्रोसेस में हमारा जो एग और फ्लावर प्रोटीन होते हैं ये कोएगुलेट करते हैं और इनके बीच में जो गैसेस प्रोड्यूस हुई होती हैं वो एंट्रैप हो जाती है जिससे केक को एक पोरस स्ट्रक्चर मिलता है या केक का जाल बन जाता है। नाउ थर्ड प्रोसेस, ब्राउनिंग। ब्राउनिंग में केक पकने लगता है। केक आप देखेंगे हल्का सा डिफ्लेट हो जाएगा क्योंकि अब वो पक रहा है, साइड से भी हल्का सा सिकुड़ जाता है, बेसिकली साइड्स बर्तन से छोड़ देता है और पकने लगता है। दैट मीन्स ब्राउनिंग प्रोसेस हो रहा है। अब अगर हमारे ओवन का टेम्परेचर बहुत कम हुआ जितना रिक्वायर्ड है या हमने ओवन को प्रीहीट नहीं किया है, हर एक ओवन को लगभग 10 से 15 मिनट लगते ही हैं एक डिजायर्ड टेम्परेचर पे आने के लिए, इसीलिए प्रीहीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हमारे ओवन का टेम्परेचर कम है तो जो गैसेस का एक्सपेंशन है वो ठीक से नहीं हो पाएगा, इसलिए प्रीहीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवन का टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए और हमें ओवन का दरवाजा बार बार नहीं खोलना है जब हमारा केक बन रहा है, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो गैसेस का एक्सपेंशन ठीक से नहीं होगा एंड जो हमारा रिजल्टेंट केक है वो एक डेंस, हैवी और सिकड़ा हुआ सा बनेगा। अब अगर ओवन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, ब्राउनिंग प्रोसेस बहुत जल्दी होने लगेगा। तो हो सकता है हमारा केक बीच में से गुब्बारे की तरह फूल जाए, पर जब हम उसे बाहर निकालेंगे तो बाहर आते ही वो फट अंदर बैठ जाएगा और अंदर से कच्चा भी हो सकता है। आप इस प्रोसेस को ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम रोटी बनाते हैं। हमें रोटी बनाने के लिए भी एक ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर उससे कम होता है तो रोटी हार्ड बनती है, कच्ची रह जाती है, पर अगर ज्यादा टेम्परेचर होता है तो बाहर से रोटी जल भी सकती है, हो सकता है अंदर से कच्ची हो पर बाहर से जल जाए। इसीलिए ऑप्टिमल टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक बात, हो सकता है बनने के बाद आपका केक हल्का सा बैठ जाए, तो सबसे पहले अपनी रेसिपी को क्रॉस वेरीफाई कीजिए कि आपने सारे स्टेप्स जैसे मैंने बताया था वैसे ही फॉलो किए हैं या नहीं। और दूसरा, उसका रीजन होता है आटा। एक चक्की से दूसरी चक्की के आटे में, एक ज्योग्राफी से दूसरी ज्योग्राफी के आटे में या एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड के आटे में डिफरेंस होता है गेहूं का, उनके पिसने के तरीके का, तो इसलिए उनकी डेंसिटी वेरी करती है। तो आप ये देखिए, मल्टीग्रेन आटा, होल व्हीट फ्लावर आटा और मैदा। मल्टीग्रेन आटे में डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, उसका फाइबर कंटेंट सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है होल व्हीट फ्लावर में और सबसे कम होता है मैदे में। तो इसलिए मैदे वाले केक कंपैरेटिवली टू होल व्हीट फ्लावर से ज्यादा फूलते हैं। उसी तरह से होल व्हीट फ्लावर वाले केक मल्टीग्रेन वाले केक से ज्यादा फूलते हैं। और इन अदर वर्ड्स, मल्टीग्रेन फ्लावर वाले केक की बैठने की प्रोबेबिलिटी होल व्हीट फ्लावर वाले केक से ज्यादा होगी, होल व्हीट फ्लावर वाले केक की बैठने की प्रोबेबिलिटी मैदे वाले केक से ज्यादा होगी। केक बेक हो गया है, एक स्क्यूअर से चेक कर लेते हैं। मैं सेंटर में स्क्यूअर डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं स्क्यूअर हमारा बिल्कुल क्लीन आया है। केक को डीमोल्ड कर लेते हैं और हाफ एन आवर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद स्लाइस करेंगे। मैं पार्चमेंट पेपर हटा दूंगी। आप देख सकते हैं ये परफेक्टली बेक हो गया है और आपको इसके टेक्सचर से ही पता चल जाएगा ये कितना सॉफ्ट बना होगा। मैं एक दूसरी प्लेट में इसको उल्टा कर लूंगी और ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। आप इमीडिएटली कट नहीं कीजिएगा, केक बहुत गर्म होता है और बहुत सॉफ्ट होता है। इसको हाफ एन आवर एटलीस्ट ठंडा होने के लिए लगेगा, इसीलिए ठंडा होने के लिए या तो एक प्लेट पे या वायर्ड ग्रिल पे भी छोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं हाफ एन आवर के बाद। केक हमारा ठंडा हो गया है, अब इसको करते हैं स्लाइस। हमारा आटा केक सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है और आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं। जैसे लोगों का परसेप्शन होता है कि आटा केक है तो हार्ड होगा, डेंस होगा, फ्लफी नहीं होगा, आप देख सकते हैं ये कितना फ्लफी है। मैंने कितने आराम से इसको प्रेस कर दिया है एंड अगेन अपनी शेप ले रहा है। दैट मीन्स परफेक्टली स्पॉन्जी एंड फ्लफी है, ये देखिए। और एक बात, आटा केक की शेल्फ लाइफ
3 days over the counter होती है and 5 days when you keep it in a refrigerator। तो ये थी एक बेसिक वैनिला स्पॉन्ज केक यूजिंग होल व्हीट फ्लावर बनाने की रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और अब आप किसी भी तरह का केक बनाने से बिल्कुल नहीं कतराएंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो डू लाइक इट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। फिर मिलते हैं कुछ नए कंटेंट के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी, थैंक यू एंड बाय।